हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो बायोलॉजी से है। इसमें हम चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो मेन टॉपिक हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो बेसिकली 4 टॉपिक है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। क्योंकि लाइफ प्रोसेस में हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है जो हम डेली करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें वही पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर में, उसके बाद हम बाकी के 4 टॉपिक्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब हमें पता है कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी टाइम के साथ ग्रो करती है। तो ग्रोथ के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जैसे जैसे टाइम के साथ चेंजेस आते हैं तो उस दौरान होता क्या है कि जो हमारे ओल्डर सेल्स होते हैं वो डाई करते हैं और न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं। तो हमारी बॉडी में रिपेयरिंग और मेंटेनेंस जो है चलता रहता है। अब ये सब करने के लिए बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ती ही है फिर। तो वो हम कैसे लाते हैं अपनी बॉडी में? वो हम फूड की तौर पे लाते हैं। तो फूड लेने से फिर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है जिससे हमारी बॉडी ग्रो करती है। अब जैसे इस फर्स्ट इमेज में यहाँ पर मैंने दिखाया है कि ये लड़की प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रही है तो इसकी बॉडी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रेस्पिरेशन। जैसे इस इमेज में हमें रेस्पिरेशन होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें गैसेस की भी दिखा रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए और प्लांट्स को CO2 चाहिए होती है। क्योंकि जो हमारे बॉडी में जैसे फूड की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उससे हमें जो न्यूट्रिशन मिलता है, एनर्जी आती है, तो गैसेस से भी वही हमें मिलता है कि हमारी बॉडी क्योंकि गैसेस पे भी डिपेंडेंट होती है। क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जिसके लिए गैसेस की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वहीं से पूरी होती है रेस्पिरेशन के थ्रू। अगला है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें हमें दिखा रहा है कि हमारी बॉडी में हम जो भी फूड के तौर पे या गैसेस के तौर पे जो भी हम इनटेक करते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे फिर फर्दर ट्रांसपोर्ट होता है टू डिफरेंट ऑर्गन्स। क्योंकि सभी ऑर्गन्स में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस चल रहे हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं और उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो बॉडी में कैसे ब्लड के थ्रू ये आगे तक फैलती हैं फिर। क्योंकि यहाँ पे इस इमेज में थर्ड इमेज में दिख रहा है ना, आपको ट्रांसपोर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है ब्लू और रेड डॉट से, ठीक है। लास्ट प्रोसेस जो है फिर वो है हमारा एक्सक्रीशन। जैसे यहाँ पर ये भाई सब चले एक्सक्रीशन करने, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने अपनी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन के थ्रू तौर पे या रेस्पिरेशन से जो भी हम गैसेस लेते हैं बॉडी में, उनमें से जो यूज़फुल चीज़ें हैं बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है जिससे फिर हम फर्दर ग्रो करते हैं। और जो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है उसको बॉडी एक्सक्रीट आउट कर देती है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं जो हार्मफुल को सब्सटेंसेस को जो बॉडी हमारी एक्सक्रीट आउट करती है उसी को हम कहते हैं ना एक्सक्रीशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले टॉपिक न्यूट्रिशन से। अब हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बॉडी की ग्रोथ के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए उन्हें न्यूट्रिशन लेना पड़ता है। अब न्यूट्रिशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी और अगली है हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने दोनों को इमेज से दिखाया भी है। जैसे पहला जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जैसे कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को लेते हैं लाइक CO2 एंड H2O और फिर उनसे अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे इस इमेज में हमें दिख रहा है कि ये लड़की जो है ये यहाँ से CO2 छोड़ रही है क्योंकि ह्यूमन CO2 छोड़ते हैं और प्लांट CO2 लेते हैं और O2 छोड़ देते हैं। तो ह्यूमंस O2 ले लेते हैं और यहाँ से ये पानी का भी बाल्टी रखी है कि पानी डालने के लिए, ठीक है। और यहाँ से सनलाइट आ रही है तो प्लांट जो है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है। और ये ग्रीन प्लांट्स हैं, ये ग्रीन प्लांट्स में सभी में हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि ग्रीन प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो आते हैं ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में। और जो अगली कैटेगरी है वो है हेटेरोट्रॉफ्स की। हेटेरो का मतलब होता है जो दूसरों पर डिपेंडेंट हो, ठीक है। क्योंकि हम ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं इन्हीं ग्रीन प्लांट्स पर तो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस इमेज में ह्यूमंस को दिखाया कि हम वेजिटेबल्स खाकर ही तो अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं और हेल्दी रहते हैं, ठीक है। तो ये हेटेरोट्रॉफ्स को दिखा रहा है ये वाला इमेज सेकंड वाला, ठीक है। यहाँ पर जैसे लिखा है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी यूजिंग बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। क्योंकि हमारी बॉडी में जब भी हम ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं तो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो मतलब बायोकैटलिस्ट होते हैं जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं, जो ये रिएक्शन करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ताकि यूजफुल चीज़ों को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। तो ये जो हमारे जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफ्स करते हैं ये एक्चुअली में कौन से होते हैं, ये वो होते हैं कि सर्वाइवल डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑन दी ऑटोट्रॉफ्स। क्योंकि हम लोगों का जो सर्वाइवल है वो इन्हीं पर तो डिपेंडेंट है, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स पर। अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स और ह्यूमंस कैसे जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो ये वो एनिमल्स और फंजाई जो इस कैटेगरी में जो आते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं, क्योंकि ह्यूमंस भी हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो पहले देख लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम देखते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स take in substances like CO2 and water from outside which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll। जैसे इस रिएक्शन में यहाँ पर दिखाया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर C6H12O6 बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ऑक्सीजन बन रही है और वाटर बन रहा है,
ठीक है। और ये रिएक्शन जो है सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और क्लोरोफिल में होता है, क्योंकि लीव्स जो होती हैं प्लांट की वो ग्रीन कलर की होती हैं, तो उनमें जो ग्रीन कलर आता है ना वो इस क्लोरोफिल की वजह से आता है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीव्स को ग्रीन कलर देता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है इसी में ही होता है। तो यहाँ पर जैसे आगे लिखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट एंड सम एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच सर्व एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व। यानी जो हमारे कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं, ये जो हमारा बन रहा है C6H12O6, यही जो है प्लांट को एनर्जी देता है फॉर ग्रोथ। ठीक है, और कुछ एनर्जी जो है वो स्टार्च के फॉर्म में भी, रिजर्व के फॉर्म में अंदर रहती है प्लांट में। तो ये जो रिएक्शन हमने देखा इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इस इवेंट के दौरान जो जो प्रोसेस हो रहे थे उनको 3 पॉइंट्स में लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है बाय क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल जो है लाइट को, पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है अपने में और फिर क्या करता है, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ठीक है, क्योंकि जो लाइट इसने एब्जॉर्ब की है उसी लाइट एनर्जी से फिर ये इस केमिकल एनर्जी को, इस रिएक्शन को होने में हेल्प करेगा। ठीक है, और फिर इससे होगा क्या, वाटर स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो हमारा CO2 है उसका रिडक्शन हो जाता है टू कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन टाइप का भी है ना, क्योंकि कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन है और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आ गई है उसके साथ, तो यानी इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, और हमारा वाटर जो है वो टूट गया है, यानी हमने 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को 12H2 के साथ रिएक्शन किया तो C6H12O6 बना, 6O2 बना और 6H2O बना। तो ये हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो अब जो प्लांट जो हमारी फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें वो क्लोरोफिल में ये सारा प्रोसेस होता है, हमने ये भी देखा था। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट इमेज जो है यहाँ पर हमें, ये फर्स्ट इमेज में दिखा रहा है कि ये लीफ का एक क्रॉस सेक्शन लिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, ऑब्जर्विंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर माइक्रोस्कोप, सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स, यानी कुछ सेल्स हमें लीफ के ऐसे मिले जिनमें इस ग्रीन कलर के डॉट्स थे। तो हम देखते हैं ग्रीन डॉट्स हैं क्या, ये ग्रीन डॉट्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इन क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जिसमें वो सारा रिएक्शन हो रहा था फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, वो इन सेल्स में होता है। तो क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, मैंने बताया था, जिस वजह से लीफ का कलर भी ग्रीन होता है, तो ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो सेंटर में एक पोर बन रहा है जो कभी क्लोज हो रहा है और ओपन हो रहा है, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। यहाँ से ही हमारा गैस एक्सचेंज होता है, जैसे हम लोग मुंह से सांस लेते और छोड़ते हैं ना, तो प्लांट्स इससे करते हैं, स्टोमेटा से गैस एक्सचेंज होता है। और वाटर का भी लॉस इसी से होता है, क्योंकि प्लांट्स जो है ट्रांसपीरेशन भी करते हैं, क्योंकि जड़ों से जो पानी आता है वो पत्तियों से फिर आकर बाहर निकलता है, तो वाटर लॉस भी इसी से होता है। तो इस पोर को कहते हैं स्टोमेटल पोर, और इसी की ओपनिंग और क्लोजिंग से ही हमारा ये काम होता है, गैस एक्सचेंज का और वाटर लॉस का। और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेल हमें दिख रहा है, जैसे कि दिखा देती हूँ मैं हाईलाइट करके, कि ये वाली साइड पे जो ये हमारा सेल है, ठीक है, आपकी बुक में भी बना होगा डायग्राम, एक सेल इधर है वैसे ही, एक इस तरफ है, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। ये गार्ड सेल ही है जो इसको पुश करते हैं इनसाइड और आउटवर्ड। ठीक है, जिससे ये पुशिंग से ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है हमारे स्टोमेटा की, और फिर हमारा ये प्रोसेस होता है गैस एक्सचेंज का। ठीक है, और क्योंकि हमने देख लिया वो जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारे इस ग्रीन वाले जो डॉट सेल हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, उसमें हमारा फोटोसिंथेसिस तो चल ही रहा है, साथ साथ रेस्पिरेशन भी चल रहा है स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग के थ्रू। तो चलिए फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। अब हमें पता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो वो ऑर्गेनिजम्स करते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस वो फॉलो करते हैं वो है फोटोसिंथेसिस, जो कि हमें ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलता है। और हवा में जो CO2 होती है प्लांट्स वही लेते हैं, तो वो स्टोमेटा के थ्रू CO2 गैस को इनटेक करते हैं, और पानी जो है वो सॉइल से लेते हैं। ठीक है, और फिर इन दोनों को वो कन्वर्ट कर देते हैं टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बन हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और ये रिएक्शन जो होता है हमारा क्लोरोफिल में होता है और सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो C6H12O6 बनता है और 6 CO2 बनते हैं और 6H2 बनता है, और O2 जो होता है वो एयर में छोड़ देते हैं स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, और वो फिर हम लोग ले लेते हैं, और वो लोग CO2 का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो अब देख लेते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हमें पता है कि जो हमारे हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखेंगे। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हमें अमीबा का पता है सबसे पहले, तो हम अमीबा का न्यूट्रिशन देख लेते हैं कैसे होता है। अब हमें पता है अमीबा की शेप जो ऐसी इरेगुलर सी होती है। ठीक है, तो ये इसकी आउटर लेयर जो है ये इसकी वो है सेल मेम्ब्रेन है ना, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, और सेंटर में जो हमें दिख रहा है ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये जो हमें छोटे छोटे ब्लैक डॉट बाहर दिखाए हैं ये सारा साइटोप्लाज्म दिखा रहे हैं। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो अब जैसे ही फूड इसके सामने आता है तो ये कैसे अप्रोच करता है फूड को, ये अपनी जो ये सेल मेम्ब्रेन है आउटर वाली लेयर, ये उसको ऐसे एक्सटेंड करके ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है, इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम के लिए करता है, टेम्परेरीली करता है ये ऐसा, जब तक फूड सामने रहेगा तो ये ऐसा करता है, और फिर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ना ये ऐसे क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पर एक वैक्यूल बन जाता है। वैक्यूल मतलब एक खाली स्पॉट बन जाता है, तो जो फूड होता है वो इसी वैक्यूल में डाइजेस्ट होता है।
ठीक है। और फिर जो काम की चीज़ें होती हैं वो सारी जाके साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाती हैं, और जो हमारा अनडाइजेस्टेड होता है वो सरफेस पे रहता है और फिर वो बॉडी से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट से मैंने ये चीज़ समझाई है। जैसे अमीबा जो है सूडोपोडिया के थ्रू अपना फूड कैप्चर करता है, और ये होता है एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन से। और फिर यहाँ पर एक बनती है फूड वैक्यूल, जिसी में हमारा फूड जो है सारा डाइजेस्ट होता है इसका, अमीबा का। और डाइजेस्टेड फूड जो है वो फिर जाकर साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो जाता है सरफेस पे और फिर वो बॉडी से थ्रोन आउट हो जाता है। तो मल्टी सेल्यूलर में हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि अभी हमने पीछे यूनिसेल्यूलर देखा था, तो इसमें हम ह्यूमन बींग्स का देखेंगे मल्टी सेल्यूलर के केस में। अब जैसे इस इमेज में हमें दिख रहा है कि डाइजेशन जो है वो कैसे होता है। हमारा जो फूड आता है वो माउथ के थ्रू एंटर करता है और फिर स्टमक में जाता है और फिर इंटेस्टाइन से होता हुआ, ठीक है, फिर वो पास आउट हो जाता है बॉडी से। तो यहीं पर वो लैंग्वेज में मैंने सारा समझाया है। अब हमारा खाना जो है वो मुंह से स्टार्ट होता है, हम जब जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं। तो हमारे इसमें माउथ का क्या काम होता है? माउथ का काम होता है क्रशिंग ऑफ फूड विद टीथ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। क्योंकि हमारे मुंह में यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिनसे हमारी सलाइवरी अमाइलेज निकलता है। अब किसी भी वर्ड के पीछे ASE लिखा होता है तो वो होते हैं हमारे एंजाइम। तो यानी हमारे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी अमाइलेज निकलता है जो हमारे खाने को थोड़ा सॉफ्ट बनाने में और उसको ब्रोकन डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो दांतों की मदद से हम चबाते हैं खाने को और निगलते हैं फिर इजीली, ठीक है। और स्टमक में जाता है फिर खाना। तो स्टमक में जाने के बाद क्या होता है कि ये जो नली है जिससे फूड पास हो रहा है इसे बोलते हैं यूसोफेगस, ठीक है। इसके थ्रू ये जाता है स्टमक में। स्टमक की जो वॉल लाइनिंग होती है उससे HCl सीक्रेट होता है और डिफरेंट डिफरेंट हमारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं लाइक पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है। और फिर यहाँ से होता हुआ जो फूड है हमारा इस नली से पास होता है, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल, ठीक है। एंड देन मूव करता है टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा डाइजेशन जो है कंप्लीट होता है, जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, प्रोटीन्स का होता है, फैट्स का होता है, ठीक है। अब इसी में ही हमारा पेनक्रियाज के थ्रू भी सिक्रेशन आता है, क्योंकि स्टमक के नीचे यहाँ पेनक्रियाज होता है, और लिवर जो होता है इसका सिक्रेशन भी इसी में ही आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो पेनक्रियास से हमारा आता है ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन करता है, और लिवर और लाइपेज का करता है, ये फैट होता है, ठीक है। और यहाँ से लिवर से जो आता है हमारा बाइल जूस आता है जो सिर्फ फैट का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वो कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन्स को टू अमाइनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर यानी शुगर में, और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। जो इनर लाइनिंग होती है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, इनमें कह रहा है कि स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं, जिससे क्या होता है इससे ना सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन। तो विच आर सप्लाइड बाय ब्लड वेसल, फिर इनमें आगे जो भी बनता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाता है, जो भी मतलब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो, ठीक है। और जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो फिर जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को, और लार्ज इंटेस्टाइन में फिर यहाँ पर क्या मेनली काम होता है, यहाँ पर काम होता है एब्जॉर्ब मोर वाटर। जितना भी वाटर इसमें मतलब फूड में जो रह गया होगा जो बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है वो सारा एब्जॉर्प्शन इस वाली में इंटेस्टाइन में होगा, लार्ज वाली में। और फिर जो अनडाइजेस्टेड पोर्शन होगा वो फिर मॉर्निंग में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है बाय द एनल स्फिंक्टर। तो इसे भी हम फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। जैसे जो कुछ भी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि हमें पता है कि माउथ में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, यहाँ होती है, यहाँ होती है। तो यहाँ से हमारा सलाइवरी अमाइलेज निकलता था जो कि हमारे फूड को ब्रोकन डाउन करने में और फिर उसको नीचे पास आउट होने में हेल्प करता था। फिर ऊसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आता है, ये रहा फिर हमारा पेनक्रियाज और लिवर। फिर यहाँ से क्योंकि हमारा फूड जो स्टमक से होता हुआ जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लिवर और पेनक्रियाज का सिक्रेशन भी इसी में आ रहा था, और यहाँ पे भी सारा एब्जॉर्प्शन हो रहा था, सारा डाइजेशन भी हो रहा था। और फिर उसके बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड था वो जा रहा था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके थ्रू फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा था। तो ये फ्लो चार्ट में हम देख लेते हैं कि किस पोजीशन पर क्या हो रहा है। तो माउथ में क्या होता है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो सीक्रेट करते हैं सलाइवा, जिसमें हमारा होता है सलाइवरी अमाइलेज, क्योंकि खाना देखते हैं हमारे मुंह में जो पानी आता है ना, तो ये वही होता है सलाइवा। और इसमें होता है हमारा सलाइवरी अमाइलेज जो कि करता क्या है, जो चेंज करता है स्टार्च को इनटू शुगर में, क्योंकि जो भी हम फूड लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है, और ये इसको कन्वर्ट कर देता है टू ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज जो होती है वो शुगर होती है, ठीक है। पिछली स्लाइड में हमने ये देखा था। और दांतों का काम यहाँ पर सिर्फ च्यूइंग और ग्राइंडिंग का है, और टंग जो है हमारे को खाने को निगलने में हेल्प करवाती है। फिर ये यहाँ से जाता है यूसोफेगस में, ठीक है, ये जो नली है यूसोफेगस में जाएगा, takes food from mouth to esophagus by peristaltic movement, contraction and expansion of the alimentary canal। क्योंकि यहाँ पर जब हम फूड निगलते हैं ना तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि जब खाना आता है तो थोड़ा एक्सपैंड होता है और पीछे की तरफ फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो फूड आगे इजीली मूव कर पाता है, तो इसे कहते हैं पेरिस्टाटिक मूवमेंट। फिर हमारा फूड आता है स्टमक में। अब स्टमक में हमने देखा था 3 तरह के जूसेस निकल रहे थे, पेप्सिन निकल रहा था, HCl निकल रहा था, और म्यूकस निकल रहा था, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं क्योंकि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब पेप्सिन क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। HCl जो है एसिडिक मीडियम देता है,
और म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, क्योंकि अगर स्टमक में HCl बनता है तो स्टमक खुद क्यों नहीं अपने आप में एसिड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता, इस म्यूकस की वजह से ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक इनर प्रोटेक्टिव लाइनिंग बना के रखता है जो इसको डैमेज होने से बचाता है HCl के एक्शन से, ठीक है। फिर यहाँ से फूड जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसमें हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पेनक्रियास का भी जूसेस जो थे वो इसी में ही आ रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लिवर से हमारा बाइल आता है और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूसेस आते हैं। तो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जो बनते हैं, यानी इनमें जो भी एंजाइम्स क्रिएट होते हैं वो ये इन सब का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो रहा था। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, फैट्स जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हो जाएंगे, और प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स में हो जाएंगे, ठीक है। ये भी फर्दर एक प्रोटीन का टाइप होते हैं। और जो पेनक्रियाटिक जूसेस थे वो क्या कर रहे थे, वो ट्रिप्सिन को कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन में, और फिर प्रोटीन से पेप्टोन बनते हैं। और जो हमारा लाइपेज है ये हमारा एमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, क्योंकि लिपिड्स की होती है ना ये एंजाइम्स। तो लाइपेज वही है फैट को तोड़ने में जो हेल्प करे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो बाइल जूस है, यानी जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल होते हैं वो उसको तोड़ता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। फिर यहाँ से जो हमारा जो भी अनडाइजेस्टेड पोर्शन होगा वो जाएगा टू लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो भी काम की चीज़ें होंगी फिर वो सारी बॉडी को एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में फिर सिर्फ वाटर का जो भी मतलब एक्सेस वाटर जो हमारे फूड में रह जाता है अनडाइजेस्टेड में, इसमें सिर्फ उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो यानी लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है एक्सेस वाटर, और फिर वहाँ से जो है ये चला जाता है अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में, ठीक है। टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेरी कलेक्शन होता है वेस्ट का, और फिर एनएस के थ्रू हम इसको बॉडी से इजेस्ट कर देते हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस से। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस विच इज़ रेस्पिरेशन। अब हमें पता है कि न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि हम जो भी फूड मटेरियल बॉडी में ले रहे थे उससे हमें एनर्जी मिल रही थी, और जो भी फूड मटेरियल हमने देखा था जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन की हेल्प से कैसे वो ग्लूकोज जो है फर्दर ब्रेक डाउन होता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि सम ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू CO2 एंड वाटर, some use other pathways that do not involve oxygen, यानी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं। तो फर्स्ट केस जो हम देख रहे हैं वो है एन्यूरोबिक रेस्पिरेशन का। एन्यूरोबिक का मतलब है यहाँ पर हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में देख रहे हैं कि क्या होता है। जैसे फर्स्ट केस दिया है जो वो यीस्ट का दिया है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है जो दही में होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज का यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है इथेनॉल में, जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, CO2 में एनर्जी निकल रही है। यानी ग्लूकोज था जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है जो कि 3 कार्बन है, और फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में यीस्ट में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल, CO2 और एनर्जी में। अगली कैटेगरी है जो वो है ह्यूमन मसल सेल्स की। इसमें O2 की एब्सेंस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज हमारा लैक्टिक एसिड में, ठीक है, और एनर्जी निकलती है। यानी 6 कार्बन का जो हमारा मॉलिक्यूल था ग्लूकोज वो पायरुवेट में बना 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और लैक ऑफ ऑक्सीजन का ह्यूमन मसल्स में फिर वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जो बॉडी में हमारे ग्लूकोज होता है ना वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी ऐसा ही होता है, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है तो ये ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है। तो हमें पेन होने लगता है ना, जो मसल क्रैम्स आते हैं वो इस लैक्टिक एसिड की जनरेशन से ही आते हैं। हमारी बॉडी में जब ये ज़्यादा हो जाता है तो हमें मसल क्रैम्स होते हैं। फिर लास्ट कैटेगरी है ये एरोबिक रेस्पिरेशन की। इसमें है O2 की प्रेजेंस में क्या होता है, O2 की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारा ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है टू CO2, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। ये लास्ट वाला जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस होता है ना सेल का, ये हमने 9th में पढ़ाई है आप लोगों ने। तो इसमें CO2, वाटर और एनर्जी बनती है। तो ये जो एनर्जी इन तीनों रिएक्शंस में हम देख रहे हैं जो जनरेट हो रही है, इसका क्या यूज़ होता है, फिर ये सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ होती है टू सिंथेसाइज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारी बॉडी में ADP होता है, फिर वो ये एनर्जी लेकर ATP बनाता है, और ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन कराने में एनर्जी देता है। तो ये हमारी बॉडी में जो है एक एनर्जी करेंसी के तौर पे यूज़ होता है ATP जो होता है, ठीक है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जैसे इस डायग्राम में 2 इमेजेस दिख रही हैं, जिसमें एक साइड पे यहाँ पर हमें फोटोसिंथेसिस होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और इस वाली स्लाइड में हमें इस वाली साइड में हमें रेस्पिरेशन होता हुआ दिख रहा है। अब हमें पता है फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ से सनलाइट आ रही है और CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ रहा है, और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज बन रहा है, और नीचे से पानी भी कंटिन्यूसली आता जा रहा है, वाटर जो है। और जब रेस्पिरेशन होता है तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा, यानी पहले CO2 एब्जॉर्ब कर रहा था तो अब CO2 छोड़ेगा, तो यहाँ CO2 छोड़ रहा है, और ऑक्सीजन छोड़ रहा था पहले, अब ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि अब सनलाइट तो है नहीं तो फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर O2 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और CO2 वो रिलीज कर रहा है। तो ये रिएक्शन होता है कि जो बनाया हुआ ग्लूकोज होता है, यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू CO2 और वाटर लेकर लाइट में ये हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और रेस्पिरेशन के दौरान यही ग्लूकोज टूट जाता है इनटू CO2, वाटर और ATP में, ठीक है। ATP तो बॉडी में एनर्जी देगा प्लांट को, और इनमें ये रिलीज हो जाएंगे।
तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस को थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, तो डे के टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग डे CO2 जो भी जनरेटेड होती है वो सारी रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है, दिन में वो सारी फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है, तो दिन में CO2 रिलीज़ नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब रात होती है तो रात में क्या होता है, नाइट में, क्योंकि उस दौरान फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता तो रेस्पिरेशन प्रोसेस ज़्यादा होता है, तो CO2 का जो है ज़्यादा एलिमिनेशन होता है रात में, दिन में नहीं होता है इतना। तो प्लांट का रेस्पिरेशन में बस इतना ही था। तो देख लेते हैं अब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स जो हैं दो टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमें पता है लैंड पर रहते हैं, तो वो एयर में ही ब्रीथ करते हैं, यानी वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। लेकिन जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं वो पानी में ही डिजॉल्व ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे कि फिशेज होती हैं वो वाटर लेती हैं थ्रू माउथ एंड पास इट टू द गिल्स, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है उनकी डिजॉल्व हो जाती है और जो कि उनका ब्लड है वो उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को ले लेता है और फिर वो बॉडी को सप्लाई करता है। ठीक है, लेकिन हम जो टेरेस्ट्रियल वाले होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनमें क्या होता है कि ये इनमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, जो यही सेम काम करते हैं, पर हम तो एयर में करते हैं, तो हमें तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ही लेनी होती है, हमें एयर से ऑक्सीजन लेनी होती है। तो यहाँ पे लिखा है जैसे ऑल दीज ऑर्गन्स हैव स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर सिंस द एक्सचेंज ऑफ O2 and CO2 has to take place across this surface. This surface is very delicate and it is usually placed within the body. So there have to be passages that will take air to this area. In addition, there is mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ये ऑर्गन, क्योंकि इनके तो सरफेस पे है ना गिल्स, तो हमारी तो बॉडी में होता है ये ऑर्गन जिसके थ्रू हम रेस्पिरेशन करते हैं। तो आगे हम वही देखेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। इन ह्यूमंस जो हम एयर इनटेक करते हैं वो पास होती है थ्रू नॉस्ट्रल, फिर वहाँ से वो आगे जाती है टू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। लंग्स में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, अगर सिंगल उसकी बात करेंगे तो उसको हम एल्वियोलस कहेंगे, और अगर मल्टीपल की बात करेंगे तो हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो एल्वियोलाई ही वो सरफेस होता है जहाँ पर गैस एक्सचेंज पॉसिबल है, जैसे हमने प्लांट्स में देखा था कि स्टोमेटा के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है, और लेकिन ह्यूमंस में लंग्स में ये एल्वियोलाई होते हैं। ठीक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे गैस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। अब ये एल्वियोलाई की वॉल्स जो हैं ये फर्दर जो है ब्लड वेसल्स के एक एक्सटेंसिव नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में, वो हमारी ब्लड में जो CO2 होता है, बॉडी में जो CO2 होता है वो ब्लड के थ्रू आता है एल्वियोलाई तक, और हमने जो ऑक्सीजन ब्रीद इन किया है यहाँ पर वो एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में, क्योंकि जो हमारा O2 होता है वो ब्लड ले लेता है और CO2 जो होता है वो एल्वियोलाई में भर देता है, और फिर वो वापस से एल्वियोलाई के थ्रू जो हमारा CO2 गैस है वो उसी तरह से ब्रीद आउट हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन इनटेक की थी वैसे ही सेम हमारा CO2 बाहर निकल जाएगा। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसकी वजह से उसका कलर रेड होता है, और ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, इसका जो है ऑक्सीजन के साथ बड़ा ही हाई एफिनिटी है। एफिनिटी मतलब अफेक्शन है बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है ये ऑक्सीजन के साथ। तो जो ब्लड में हमारा CO2 बॉडी के थ्रू आता है, जो हमारी बॉडी में CO2 जनरेट होता है, ब्लड उसको लेकर आता है, जब ऑक्सीजन उसको मिलता है एल्वियोलाई में तो वो ऑक्सीजन को वो कर लेगा अपने साथ अटैच कर लेगा और CO2 को छोड़ देता है। तो एल्वियोलाई में फिर हमारी CO2 भर जाती है और O2 जो है ब्लड को चली जाती है। तो यहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है और फिर ये वहाँ से सारा जो भी हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, साफ ब्लड होता है, वो पूरी बॉडी के हमारे टिश्यूज़ को फैल जाता है और हमारी बॉडी में ऐसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई होता है और CO2 जो होता है वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट उसमें हम यही देखेंगे अभी। तो चलिए इसको हम फ्लो चार्ट से बेटर तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी एयर थी यानी वो ऑक्सीजन थी, ये आई हमारी नॉस्ट्रल से, फिर नॉस्ट्रल से होती हुई ये गई ट्रैकिए में, यानी ये जो बीच का पोर्शन होता है ना हमारा, जो हमारे ये वाला पोर्शन होता है ये ट्रैकिया है। ठीक है, फिर ट्रैकिया से होती हुई ये जाती है ब्रोंकाई में, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये ब्रोंकाई है। ठीक है, फिर फर्दर ये जाती है ब्रोंकियोल्स में, यानी ये दो में डिवाइडेड हो गया है। ठीक है, फिर ये लंग्स में पहुंच जाता है, लंग से फिर ये जाता है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई वही बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो लास्ट स्टेज है। तो यहाँ पर ब्लड के साथ गैस एक्सचेंज होता है और फिर वो जाता है टिश्यू को, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यू को चला जाता है। अभी यहाँ पर हमको एल्वियोलाई दिखेंगे इस इमेज में, ये एल्वियोलाई है, यहाँ पर होता है गैस एक्सचेंज। ठीक है, और जो हमारा टिश्यूज़ के उसमें जो CO2 था वो चला जाता है एल्वियोलाई को, और ये एल्वियोलाई जो है फिर CO2 को लेकर के वापस लंग्स, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकाई, फिर ट्रैकिया, नॉस्ट्रल से होती हुई CO2 आ जाती है बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिखाया हुआ है, और यहाँ पर हमें दिखाया है कि ये जो एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज होता है कैसे होता है। यहाँ पर दिखा रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो जा रही है अंदर और CO2 यहाँ से जा रही है बाहर। ठीक है, तो गैस एक्सचेंज यहाँ पर ऐसे होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। तो देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मटेरियल हमारी बॉडी में।
अब इसमें जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है वो करता है ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इनटू आवर बॉडी। ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा, यानी ब्लड में प्लाज्मा होता है जो ये सारा ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसी में हमारे सारे सेल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। तो ब्लड को जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं हम। तो प्लाज्मा जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, CO2, नाइट्रोजनस वेस्ट इन द डिजॉल्व फॉर्म। और जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, यानी जो हमारा RBCs होती हैं, वो हमारा ऑक्सीजन कैरी करती है। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में जो है एक पंप ऑर्गन होता है, एक पंपिंग ऑर्गन होता है जो ब्लड को पुश करता है जिससे कि वो पूरी बॉडी में मूव कर सके। और वो काम करता है हमारा हार्ट, जैसे कि इस इमेज में दिख ही रहा है कि पुश कर रहा है कैसे ब्लड को, ठीक है। जो ब्लू से दिखाया हुआ है वो सारा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी वो गंदा वाला खून है, और जो रेड से दिखाया है वो हमारा साफ वाला खून है। अभी हम देखेंगे कि ये भी कैसे होता है, ठीक है। अब हार्ट के बारे में यहाँ थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है कि एक मस्कुलर ऑर्गन है एज बिग एज आवर फिस्ट, यानी एक मुट्ठी हम बनाते हैं ना, जितनी साइज की एक मुट्ठी होती है उतने ही साइज का हार्ट होता है। बिकॉज O2 and CO2 have to be transported by the blood, the heart has different chamber to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing CO2। अब मैंने बताया यहाँ पर दो टाइप का खून है, जो साफ, एक गंदा है एक साफ है। ये वाला जो है ब्लू वाला जो है ये CO2 वाला ब्लड है, और ये जो रेड से दिखा है ये O2 वाला ब्लड है। तो हमारे ब्लड में अलग अलग चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन जो हार्ट होता है उसमें। तो ये क्यों होते हैं, ये इसलिए होते हैं ताकि जो ये दो अलग तरह के जो ब्लड हैं ये आपस में मिक्स ना हो, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं आगे। द CO2 रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग फॉर CO2 टू बी रिमूव, यानी जो हमारा CO2 वाला ब्लड है ना, ये यहाँ से आके और फिर ये यहाँ को निकल रहा है, ये जा रहा है टू द लंग्स, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था गैस एक्सचेंज होता है और फिर जो हमारा ब्लड है वो O2 ले लेता है और CO2 को छोड़ देता है। तो इसलिए लंग्स में जाता है, फिर वहाँ से ऑक्सीजन लेकर वापस से हार्ट को आता है और फिर यहाँ से पंप होता है टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो अब देख लेते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो पंप करता कैसे है। ह्यूमन हार्ट के जो है 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये है हमारा पहला चैम्बर, ये फर्स्ट चैम्बर है। ये वाला फिर होता है हमारा सेकंड चैम्बर, ये वाला होता है हमारा थर्ड चैम्बर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, और ये होता है हमारा फोर्थ चैम्बर, ठीक है। पहले चैम्बर का नाम है राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम। फिर होता है हमारा राइट वेंट्रिकल, और फिर इस साइड पर जो होता है हमारा थर्ड चैम्बर होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी जो ऊपर के जो चैम्बर है उनको एट्रियम कहते हैं और जो नीचे के चैम्बर है उनको वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ब्लड आता है वो इस साइड से आता है सुपीरियर वेना कावा से, और ये आता है पहले चैम्बर में। जब तक पहला चैम्बर पूरी तरह नहीं भर जाता तो नेक्स्ट चैम्बर जो है खुलता नहीं है, और ये खुलने के लिए जो यहाँ पर टिश्यू होता है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये तब तक ओपन नहीं होगा जब तक ऊपर का चैम्बर पूरा भर नहीं जाता। जैसे ही ऊपर का चैम्बर पूरा भर जाता है तो नीचे से ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाता है और फिर सारा ब्लड यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है, सेकेंड चैम्बर में। सेकेंड चैम्बर में आता है, फिर ये क्लोज हो जाता है। जैसे ही ये क्लोज होता है और ये चैम्बर पूरा भर जाता है तो ये ऊपर का जो वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व, ये ओपन हो जाता है और फिर ब्लड यहाँ से ऊपर चला जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है और फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये यहाँ से फिर जाता है सीधा टू दी लंग्स, ठीक है। लंग्स में क्यों जाता है, क्योंकि हमें पता है लंग्स में ही हमारा गैस एक्सचेंज होता है, ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है रेस्पिरेशन में। तो यहाँ पर जाने के बाद जो हमारा ब्लड होता है फिर वो O2 ले लेता है और CO2 छोड़ देता है, इसीलिए इस पोर्शन में जो ब्लड है वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसको हमने ब्लू पोर्शन से दिखाया है, ठीक है। फिर जब वो वहाँ से गैस एक्सचेंज पॉसिबल हो जाता है, जब वो वहाँ से O2 ले लेता है तो वो O2 वाला ब्लड जो है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा, वो फिर आता है यहाँ पल्मोनरी वीन्स में, यानी हमारी जो आर्टरीज थी उनमें तो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था और जो हमारी वीन्स हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमता है, ठीक है। तो ये यहाँ से पहले चैम्बर में आता है जो कि है हमारा लेफ्ट एट्रियम, फिर ये भरता है। जब ये पूरा भर जाता है तो ये बाइकस्पिड वॉल्व है, ये खुल जाता है और फिर ब्लड यहाँ से फर्दर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये फिर ऑर्टा के थ्रू यहाँ से पास होता है, ये वाला ऑर्टिक वॉल्व है ना, ठीक है, ये यहाँ पर दिखा रखा है पीछे से। फिर ये इनके थ्रू ऑर्टा से पूरी बॉडी को चला जाता है, ठीक है। ये जो ब्लड जा रहा है फिर यहाँ से ये जा रहा है टू दी बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये बॉडी को चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डिफरेंट पार्ट्स में फिर वो बॉडी के फैल जाता है। तो ब्लड जो है ऐसे हमारी हार्ट जो है ऐसे पंप करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायग्रामेटिकली नंबर वाइज भी मैंने दिखाया है, तो ऊपर जो सब लिखा है ये आप पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ईजिली। तो अब देख लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कैसे एंटर करता है ब्लड में इन दी लंग्स, ठीक है। हमने ये डायग्राम देखा था कि हार्ट जो है वो हमारा हमारे लंग्स की कैपिलरीज से और जो हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स है उनकी कैपिलरीज के थ्रू कैसे इसमें ब्लड आता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। अब ये हम देख रहे हैं कैपिलरीज इन दी बॉडी ऑर्गन्स, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें एंटर करता है, ठीक है, फर्स्ट चैम्बर में, फिर सेकेंड चैम्बर में, फिर जाता है टू दी लंग्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जाता है टू द लंग्स, ये जा रहा है लंग्स में,
ठीक है। और यहाँ से फिर ये लंग्स में जाने के बाद ये ब्लू से रेड हो गया, क्योंकि यहाँ पर गैस एक्सचेंज हुआ, जो हमने पहले देखा ही था रेस्पिरेशन में। फिर गैस एक्सचेंज होने के बाद इसका कलर रेड हो गया। अब ये फिर आया यहाँ से तीसरे चैम्बर में, फिर यहाँ से आता है लास्ट चैम्बर में, और फिर यहाँ से ऑर्टा के थ्रू वापस से पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। ठीक है। तो यानी ये हार्ट में जो है ब्लड हमारा 2 बार आता है। ठीक है। तो इसलिए इसमें हमारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है। जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है 2 बार होता है, इसलिए से बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब हमने जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा उसमें हमने देखा कि हार्ट कैसे काम करता है और लंग्स में कैसे जाकर जो है ब्लड हमारा प्योरीफाई होता है, और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, उनमें ब्लड कैसे ट्रेवल करता है अब हम वो पढ़ लेंगे। ठीक है। तो जैसे सबसे पहले जो हमें ब्लड वेसल्स के बारे में यहाँ पर टॉपिक दिया है वो है आर्टरीज के बारे में। यहाँ लिखा है जैसे आर्टरीज जो है वो वेसल्स होती हैं जो कैरी करती हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सिंस द ब्लड emerges फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, क्योंकि जो आर्टरीज में जो ब्लड आता है वो हार्ट के थ्रू आता है तो वो हाई प्रेशर वाला होता है, तो इस वजह से इनकी वॉल्स जो है थिक होती हैं। ठीक है। और जो वीन्स होती हैं वो कलेक्ट करती हैं ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू हार्ट, और ये हार्ट तक लेकर आती हैं फिर डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को। तो इनकी जो वॉल्स होती हैं वो ज़्यादा थिक नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो ब्लड होता है वो ज़्यादा प्रेशर पर नहीं होता, क्योंकि जो हार्ट से ब्लड निकल रहा होता है वो ज़्यादा प्रेशर का होता है। ठीक है। तो इंस्टेड दे हैव वॉल्व दैट एंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, और इनमें ऐसे वॉल्व होते हैं क्योंकि जो ब्लड का जो डायरेक्शन है वो बैक नहीं होता है, एक ही सिंगल डायरेक्शन की तरफ ही होता है। कह रहे फिर डिफरेंट ऑर्गन्स को रीच करते हैं, टिश्यूज़ को रीच करते हैं तब, तो ये आर्टरीज जो है हमारी वो डिवाइड हो जाती है स्मॉलर स्मॉलर वेसल्स में। ठीक है। जिससे वो अलग अलग सेल्स के साथ कॉन्टैक्ट में होती हैं। तो जो ये 1 सेल थिक जो हमारी लाइनिंग वाली जो वेसल्स होंगी उनको हम कहते हैं कैपिलरीज, और कैपिलरीज में ही हमने देखा है कि ब्लड का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है जो भी। ठीक है। सराउंडिंग सेल से वो इसी थिन वॉल के थ्रू होता है। तो ये जो कैपिलरी होती हैं ये ज्वाइन करके फिर वीन्स बनाती हैं जो कि ब्लड को लेकर जाती हैं अवे फ्रॉम टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अब देख लेते हैं सेकंड टॉपिक, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। जब भी हमें चोट लगती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही स्किन फटती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो हमारी बॉडी से फिर ब्लड लॉस होने लगता है, हमारी बॉडी से फिर ब्लड लॉस होने शुरू हो जाता है। तो जो हमारे हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो उसको रोकने के लिए हमारी बॉडी में जो है प्लेटलेट्स बनते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे वो जो ब्लड लॉस हो रहा होता है ये उसको रोकते हैं। क्योंकि जैसे ही हमें चोट लगती है फिर कुछ दिनों बाद जब हम उस एरिया को देखते हैं, इंजरी वाले एरिया को, तो उस पर एक कवर आ जाता है, वो बनता है प्लेटलेट्स की वजह से, क्योंकि ये उस ब्लड को जो है वहाँ पर जमा देती हैं। ठीक है। जिससे फिर हमारा ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है और फिर वो वाली जो जगह होती है वहाँ से ब्लड का जो लीकेज हो रहा था वो स्टॉप हो जाता है। तो प्लेटलेट्स का काम जो है वो यही है, क्योंकि ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट सेल्स, और ये सिर्फ ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। फिर देखते हैं हम लिम्फ। लिम्फ भी जो है एक अदर टाइप ऑफ फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये क्या होते हैं, जो हमारे कैपिलरीज वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें हमारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह या ब्लड सेल्स होते हैं, तो वो इंटरसेल्युलर स्पेसेस में जो है हमारे इकट्ठा हो जाते हैं, तो उस फ्लूइड को फिर हम कहते हैं लिम्फ। ठीक है। ये भी प्लाज्मा की तरह होते हैं पर ये कलरलेस होते हैं और इनमें प्रोटीन्स भी कम होते हैं। लिम्फ जो है फिर वो ड्रेन करते हैं इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो कि ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल, जो कि फाइनली फिर हमारे लार्जर वीन्स में खुलते हैं। तो जो लिम्फ है वो हमारी कैरी करती हैं डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। अब देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स। अब जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, हमें पता है कि जो प्लांट जो होते हैं वो सॉइल के साथ कांटेक्ट में होते हैं थ्रू रूट्स। तो प्लांट्स के लिए जो सॉइल है वही एक रिचेस्ट और नियरेस्ट सोर्स है ऑफ द रॉ मटेरियल। इसमें जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और मिनरल्स होते हैं सॉइल में, तो वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, ठीक है, इन्हीं सब्सटेंसेस को। तो हमारे रूट्स और प्लांट की हाइट अगर शॉर्ट होती है तो ये जो एब्जॉर्प्शन लेते हैं और फिर जो एनर्जी बनती है इसके थ्रू, रॉ मटेरियल के थ्रू, वो बॉडी इसके प्लांट की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक इजीली डिफ्यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर ये हाइट प्लांट की ज़्यादा होगी, यानी रूट्स जो है और जो प्लांट के अदर बॉडी पार्ट है, अगर मतलब प्लांट हमारा ज़्यादा टॉल होगा तो ये जो एनर्जी का डिफ्यूजन है ये उतना हो नहीं पाता प्रॉपर तरीके से। तो फिर प्लांट्स क्या करते हैं, क्योंकि प्लांट्स तो मूव भी नहीं कर सकते हैं, वो एक ही जगह पर रहते हैं, तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कम होती हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं वो दो तरह से अपना तो जो है अपना प्लांट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है। तो यानी दो तरह के पाथवेज हैं। एक होता है जिसमें हम जाइलम से देखेंगे कि मूवमेंट होता है वाटर एंड मिनरल का, और दूसरा होता है फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें जो है फूड प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे इस डायग्राम में दो डायरेक्शन में हमें यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है ट्रांसपोर्ट होता हुआ, क्योंकि रूट से जो आ रहा है ये हमारे वाटर एंड मिनरल आ रहे हैं और ये जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है।
तो ये जा रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट और ये जा रहे हैं लीफ को, और लीव्स में हमारा फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बनता है शुगर, ठीक है, वो जा रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भी जा रहा है, और ये जा रहा है रूट्स को भी, ठीक है। तो यानी दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, एक होता है जाइलम सेल से, एक होता है फ्लोएम सेल से। जाइलम सेल्स जो है वो सिर्फ पानी का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, और फ्लोएम सेल्स जो है वो करवाते हैं हमारा जो भी फोटोसिंथेसिस से जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं उनका ट्रांसपोर्ट। तो चलिए देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर प्लांट्स में। तो हमने देखा था कि प्लांट्स में जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम से होता है। तो जाइलम के जो है टिश्यू वेसल्स और ट्रैकीड्स होते हैं ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव्स, वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस सिस्टम बनाता है, वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाता है, जिससे कि वाटर जो है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुंच जाता है रूट्स से। तो कह रहा है एट द रूट सेल्स जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट में होते हैं सॉइल के, जो कि फिर आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फिर ये फर्दर उसको अपवर्ड मूव करवाते हैं। तो जो ये आयंस का जो अपटेक होता है सॉइल के थ्रू, ठीक है, इसमें क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस बनता है, क्योंकि जो नीचे के जो हमारे सेल्स होते हैं रूट्स के वो तो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं इजीली, लेकिन जो ऊपर के सेल्स होते हैं वहाँ तक तो वो पहुँच नहीं पाते। तो वो मूवमेंट में जो हेल्प करता है वो करता है वाटर, ठीक है। तो वाटर जो होता है उनको अपने साथ मिक्स करके उनको ऊपर लेकर आता है। तो इससे हम देखते हैं कि स्टेडी मूवमेंट होता है पानी का इनटू रूट जाइलम, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड, ठीक है। यानी ये स्टेडीली उसको पुश करवाता है अपवर्ड। अब हमें पता है कि जो पानी है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो और वो लीव्स के जो स्टोमेटा होते हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग से वाटर लॉस होता है वहाँ से। तो ये जो इवेपोरेशन है वाटर मोलिक्यूल का फ्रॉम द सेल्स ऑफ लीफ क्रिएट करता है एक सक्शन, जिससे कि जो पानी जो है वो पुल होता है अपवर्ड, ठीक है, फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी लीव्स में होते हैं ना वो स्टोमेटा, तो इसको हम कहते हैं इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन, यानी वाटर का जो ये लॉस होता है लीव से, इसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। दस ट्रांसपीरेशन जो है वो हेल्प करता है इन दी एब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारे आयंस अपटेक हो रहे थे रूट में वो ऊपर तक वैसे नहीं पहुंच पाते, जब पानी आता है तो पानी के साथ मिक्स होकर ही वो ऊपर अपवर्ड जा पाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से हमें फिर एब्जॉर्प्शन भी दिख रहा है कि वो उसमें भी हेल्प करता है, और वाटर तो ऊपर मूव कर ही रहा था। एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, और मिनरल भी फिर ऐसे ही रूट से लीव्स में आते हैं, और ये जो है फिर टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। तो जो इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। नाइट में जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होता है स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन होते हैं, तो इसमें ट्रांसपीरेशन जो है वो एक मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम। तो चलिए देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। पानी का तो हम देख चुके हैं कि वो जाइलम टिश्यू की हेल्प से होता है, लेकिन जो फूड और अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। तो देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर फॉर्म्ड टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। यानी लीव्स में जो हमें फोटोसिंथेसिस से जो भी प्रोडक्ट बनता है लीव्स में, वो वहाँ से कैसे अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो इस मूवमेंट को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इट अकर इन पार्ट्स ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू known as phloem, ठीक है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेज, यानी ये कुछ अमाइनो एसिड्स और अदर सब्सटेंसेज को भी ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है, विच आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स। यानी जो हमारे बर्ड्स होंगे या फ्रूट होते हैं या उनमें जो सीड्स होते हैं और जो रूट्स होती है सब तक डिलीवर करता है। ट्रांसलोकेशन जो होता है फूड एंड अदर सब्सटेंसेज वो होता है इन सीड ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल बोथ इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। डाउनवर्ड मूवमेंट भी होता है फ्लोएम सेल में और अपवर्ड भी होता है, लेकिन जाइलम में सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट ही होता है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन जो है इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। अब क्योंकि बोथ डायरेक्शन में होता है तो एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी। तो इसमें जो मटेरियल होते हैं लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो जो एनर्जी यूज करता है वो एटीपी से, ठीक है। ये जो है दिस क्रिएट करती है एक ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। तो ये एटीपी यूज करती है और एक प्रेशर जनरेट होता है जिससे कि ये वाटर को भी मूवमेंट करवाता है, ठीक है। अब जो ये ट्रांसलोकेशन हो रहा था सुक्रोज का, ये जो है एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है, और फिर इसी की वजह से जो है हमारे मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, वो आगे पास ऑन होते हैं अगले टिश्यूज़ में जिनमें लेस प्रेशर होगा, क्योंकि जिनमें ज़्यादा अमाउंट में तो उनमें प्रेशर क्रिएट होता है और वो फिर अगले सेल्स में प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो वो अगले सेल में मूव कर जाते हैं जो हमारे मटेरियल होते हैं। तो जिसकी वजह से दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड, यानी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ ज़्यादा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्प्रिंग में अगर हम देखें जो शुगर स्टोर होती है इन रूट्स और स्टेम टिश्यू, वो ट्रांसपोर्ट होती है टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो, यानी जो नए वो होते हैं ना बर्ड्स होते हैं उनमें ज़्यादा पहुँचाता है ये फ्लोएम जो होता है अपने प्रोडक्ट्स, ठीक है। इस डायग्राम में दोनों तरह के मूवमेंट दिखा रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
चलिए देख लेते हैं लास्ट प्रोसेस है जो, वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं एक्सक्रीशन करने के लिए, ठीक है, अपनी बॉडी का हार्मफुल वेस्ट निकालने के लिए। हमने जैसे अमीबा का केस देखा था, जो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी बॉडी में सरफेस से ही अपना वेस्ट जो है वो सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकालते हैं अपने सराउंडिंग में, ठीक है। लेकिन जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमें पता है उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो उनकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू वो एक्सक्रीशन करते हैं। तो देख लेते हैं ह्यूमंस का केस, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स का, उसमें एक पेयर ऑफ किडनी होता है और यूरेटर होता है, और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। जैसे इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि दो पेयर ऑफ किडनीज हैं, और ये जो ट्यूब है जो कलेक्ट करती हैं वेस्ट, वो है यूरेटर है उसका नाम, और फिर ये लाके छोड़ती है इस ब्लैडर में, और ब्लैडर में फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो जो किडनी होती है वो लोकेटेड होती है इन दी एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब जो हमारा लोअर स्टमक एरिया होता है वो, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, ठीक है, यानी बैकबोन के दोनों तरफ होती है ये। यूरिन प्रोड्यूस होता है इन द किडनी एंड पास होता है फिर टू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा, ठीक है। यहाँ पर स्टोर होता रहता है जब तक कि हमें अर्ज नहीं होती कि हम इसे पास आउट करें। तो चलिए देख लेते हैं कि यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, यानी ब्लड में जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है उन्हें हमें फिल्टर आउट करना होता है और वो यूरिन की फॉर्म में निकलते हैं। जैसे कि CO2 का हमने देखा था रिमूवल होता है ब्लड से इन द लंग्स, वैसे ही नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारी बॉडी में बनता है लाइक यूरिया और यूरिक एसिड, वो रिमूव होते हैं हमारे ब्लड के उससे थ्रू किडनीज, ठीक है। किडनी हेल्प करती हैं इसमें हमें। तो जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है किडनी में, जैसे कि लंग्स में हमने देखा था कि वहाँ पर एल्वियोलाई थे, किडनीज में जो होते हैं उनको कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये होते हैं क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज का जो क्लस्टर है, ये फर्दर जो है एसोसिएटेड होता है एक कप शेप एंड ऑफ कॉइल ट्यूब कॉल्ड बोमन कैप्सूल दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट। तो हर किडनी में ये लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं और बहुत क्लोजली पैक होते हैं ये, और इनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं ये। तो हमारी बॉडी में जो सब्सटेंसेस होते हैं लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब, ठीक है। इस ट्यूब के थ्रू जब हमारा ये मूवमेंट होता है, क्योंकि यहाँ से हमारी आ रही है, जो हमारा ये लिखा है ना यहाँ पे, ब्लड आता है विद वेस्ट प्रोडक्ट इस रेड वाली ट्यूब से, ठीक है, रेड वाली ट्यूब से आता है, फिर बोमन कैप्सूल में आता है, ठीक है। यहाँ से होता हुआ फिर ये जा रहा है फर्दर यहाँ से रेड पोर्शन से ब्लू पोर्शन में टू द रेनल वीन, ठीक है, और ये वाला होता है हमारा क्लीन ब्लड, ठीक है। और जो हमारा वेस्ट होता है ना, इस यू ट्यूब में ही सारा का सारा वेस्ट जो है हमारा एब्जॉर्ब होकर बॉडी से बाहर जाएगा कलेक्टिंग ट्यूब में, और हमारा जो भी काम की चीज़ें होती हैं वो सारी हमारे ब्लड के थ्रू मिक्स होकर बॉडी को चली जाती हैं, ठीक है। तो इस पूरी यूनिट का नाम होता है नेफ्रॉन। तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में किडनीज के अंदर, ठीक है, दोनों किडनीज में। तो हम देख लेते हैं आगे क्या लिखा है यहाँ पर, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर जो होते हैं वो सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब एज यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब, द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली जो है फिर वो एंटर करता है एक लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर। ये हमने पिछले डायग्राम में देखा ही था, जिससे कि किडनीज हमारी दोनों जुड़ी होती हैं और वो फर्दर फिर यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ती हैं दोनों, ठीक है। तो यूरिन जो है वहाँ जाके स्टोर हो जाता है, और जब तक ज़्यादा प्रेशर एक्सपैंड नहीं होता है, ठीक है, जो प्रेशर होता है उसको एक्सपैंड करता है ब्लैडर को, तो हमें अर्ज होती है टू पास इट थ्रू यूरेथ्रा। तो जो हमारा ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, ये मस्क्यूलर होता है और ये अंडर नर्वस कंट्रोल होता है, क्योंकि दिमाग के कंट्रोल में होता है। तो हमें ब्रेन से सिग्नल जाता है तो फिर हमें अर्ज होती है टू यूरिनेट। चलिए देख लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स जो हैं वो एनिमल से तो डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। अब जैसे गैशियस एक्सचेंज में जो प्लांट हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उनके लिए वो एक वेस्ट हो सकता है जो कि फोटोसिंथेसिस से जनरेट होता है, तो वो उनका गैशियस वेस्ट है, ठीक है। और अगर उनमें ज़्यादा पानी होता है तो वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो है पानी को भी बाहर निकालते हैं स्टोमेटल ओपनिंग से, ठीक है। अदर वेस्ट जो अगर हम देखें प्लांट्स में, वो हो सकते हैं उनके डेड सेल्स, क्योंकि जो टिश्यूज़ होते हैं, जैसे ये पेड़ की जो छाल होती है, जो बहुत पुराने पेड़ होते हैं उनके ऊपर बहुत मोटी मोटी लेयर होती है ना, छाल होती है, तो वो उतरती रहती है, ठीक है, तो वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं प्लांट्स जो अपनी पुरानी पत्तियों को शेड करते हैं, जैसे इस इमेज में दिख रहा है ये डॉग जो है इस लीफ से खेल रहा है, क्योंकि ये पूरी ग्रीन नहीं है, ये पूरी सूख चुकी है, ठीक है। तो जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो झाड़ देते हैं। मैनी प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं अपने सेलुलर वैक्यूल्स में भी स्टोर करते हैं। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होते हैं इन द लीव्स वो फॉल ऑफ कर जाते हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो होंगे, जैसे कि रेजन एंड गम्स हो गए इन दी ओल्डर जाइलम, जैसे मैं ये छाल के बारे में बता ही रही थी। तो प्लांट्स जो है सम वेस्ट जो है सॉइल में भी निकालते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स के एक्सक्रीशन का प्रोसेस है।
तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।